Hello learners, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh और CLAT PG एजुकेटर। आज के वीडियो में एक लीगल अपडेट के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसमें कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा है कि पेपर स्प्रे कुड नॉट बी यूज्ड एज अ प्राइवेट डिफेंस इन एब्सेंस ऑफ एनी प्राइमा फेसाई इमिनेंट थ्रेट टू लाइफ। तो आप सबने प्राइवेट डिफेंस का कंसेप्ट तो पढ़ा ही होगा। सिंस प्राइवेट डिफेंस का कंसेप्ट जो है वो आपका आईपीसी से कनेक्टेड है, ठीक है। आईपीसी में हम लोग पढ़ते हैं कि जब किसी भी तरह का ऑफेंस किया जा रहा होता है किसी पर्सन के अगेंस्ट या ऑफेंस करने की कोशिश करी जा रही होती है, उस टाइम पे वो पर्सन प्राइवेट डिफेंस ले सकता है। प्राइवेट डिफेंस के रूप में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी बॉडी को, अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो प्राइवेट डिफेंस का मैकेनिज्म यूज कर सकता है। तो इसी तरीके से कई सारे मैकेनिज्म इसमें आते हैं, जिसमें आपकी अगर जान पर बलाई है तो आप अगले की जान भी ले सकते हो, एंड छोटा मोटा अगर कुछ आपको खतरा है तो आपको उतने ही लेवल का, उतने ही फोर्स का आप यूज कर सकते हैं प्राइवेट डिफेंस। तो अब यहाँ पे बात हुई कर्नाटका हाई कोर्ट के सामने कि अगर किसी पर्सन ने पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया है खुद को बचाने के लिए, तो क्या वो सही है? तो इसमें तो कर्नाटका हाई कोर्ट कुछ अलग ही कह रही है। कर्नाटका हाई कोर्ट कह रही है कि अगर प्राइमा फेसाई इमिनेंट थ्रेट लाइफ को नहीं था, विच मींस इमीडिएट थ्रेट आपकी लाइफ को नहीं था, आपको जान को खतरा इमीडिएट नहीं था, प्राइमा फेसाई आपको ऊपर ऊपर से नहीं दिख रहा था कि आपकी लाइफ को खतरा है, तो इन दैट केस आप पेपर स्प्रे को एज अ डिफेंस मैकेनिज्म यूज नहीं कर सकते हो। ये किस केस की बात हो रही है? ये बात हो रही है सी गणेश नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, जिसमें कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये कहा है। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके फैक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले तो क्या कहा गया, क्या फाइनल हुआ, एक बार उसको देख लेते हैं। कि कोर्ट ने कहा कि जो पेपर स्प्रे है ये अनडाउटेडली एक डेंजरस वेपन है एंड रिफ्यूज कर दिया टू क्वैश द क्राइम रजिस्टर्ड अगेंस्ट द पेटिशनर फॉर यूजिंग द पेपर स्प्रे एज अ प्राइवेट डिफेंस ऑन रिस्पोंडेंट ड्यूरिंग अ क्वेरल। लड़ाई झगड़े के टाइम पर जो पेटिशनर ने पेपर स्प्रे यूज किया था उसके अगेंस्ट रिस्पोंडेंट ने कंप्लेन करी थी, एंड देयरफॉर जो उसके अगेंस्ट क्राइम रजिस्टर हुआ है पेटिशनर के अगेंस्ट, उसको क्वैश करने से यहाँ पे कर्नाटका हाई कोर्ट ने मना कर दिया। और मना करते हुए उन्होंने कहा कि डेफिनेटली पेपर स्प्रे एक डेंजरस वेपन है, उसको आप यूज नहीं कर सकते हो एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। तो फैक्ट्स देख लेते हैं, मामला क्या था। While considering the instant dispute wherein petitioners ने चैलेंज किया था registration of crime against them under section, इतने सारे sections को चैलेंज किया है petitioner ने respondent के against, ठीक है, कि भाई 323, 324, 341, 427, 504, 506, 34, जिसमें आप समझ ही रहे हो कि आपका कॉमन इंटेंशन है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, ग्रीवियस हर्ट की बात हो रही है, हर्ट की बात हो रही है, इन सारी चीजों पे को लेके यहाँ पर सेक्शंस लगाए थे पेटिशनर ने रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट। एंड इस इंस्टेंट डिस्प्यूट को कंसिडर करते हुए जहाँ पे पेटिशनर ने चैलेंज करा था, वहां पे उसने पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया था जब एक वर्बल और फिजिकल फाइट हो रही थी, जिसमें पेटिशनर और रिस्पोंडेंट दोनों इन्वॉल्व थे। तो ये एक लड़ाई झगड़ा था, ठीक है। ये मामला क्या था? ये कोई जान लेने की बात नहीं थी, ये वर्बल एंड फिजिकल फाइट थी, यानी कि थोड़ा बहुत मारपीट थी एंड मुंह से झगड़ा हो रहा था, शब्दों का यहाँ पे वर्ड वॉर हो रही थी, ठीक है। तो बेंच यहाँ पे एम नाग प्रसन्न जी की है, जस्टिस एम नाग प्रसन्न जी की, जिन्होंने कहा फैक्ट्स को उन्होंने नोटिस किया एंड इंस्टेंट केस में प्रेसिडेंट्स पे रिलाई करते हुए, विच मींस प्रीवियस जजमेंट्स पे रिलाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे हेल्ड करा कि जो सेकेंड पेटिशनर है, अब ऑब्वियस सी बात है आपके लिए इतना मतलब नहीं है कि हु इज द सेकेंड और द फर्स्ट, ये तो फैक्ट्स हैं, तो फैक्ट्स को लेके हम लोग एज इट इज लिख देते हैं। तो बेसिकली क्या कहा गया कि जो पेटिशनर ने यहाँ पे पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया है एज अ प्राइवेट डिफेंस, वो गलत है, उसको यूज नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि फैक्ट्स को देखने के बाद ये साफ साफ पता चल रहा है कि उसकी लाइफ को किसी भी तरह का इमिनेंट थ्रेट या डेंजर नहीं था, किसी भी तरह का इंस्टेंट, इमिनेंट का मतलब होता है इमीडिएट, बिल्कुल अब उसको लगा कि मेरी जान अब गई, अगर मैंने कुछ नहीं किया खुद को बचाने के लिए तो मेरी जान गई, ऐसा होता है इमिनेंट थ्रेट। इमिनेंट थ्रेट मतलब डर, और इमिनेंट डेंजर खतरा, जिससे आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ चली जाएगी। तो कोर्ट का कहना है कि यहाँ फैक्ट्स को समझने के बाद हमें किसी भी कंडीशन में ये नहीं लग रहा है कि इमिनेंट थ्रेट या डेंजर उसकी लाइफ को था,
and therefore it was pointed out that case at hand would require investigation in the least. ठीक है, इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे है। दोनों पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट हुआ जब रिस्पोंडेंट जो कि सिक्योरिटी गार्ड है वो सिक्योरिटी पर्सोनल के साथ he attempted to interfere in the physical and verbal altercation over a property dispute between the petitioner and a third person. तो बेसिकली यहाँ तीन पार्टीज हैं, पेटिशनर है और थर्ड पर्सन है। पेटिशनर और थर्ड पर्सन के बीच में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेके लड़ाई चल रही थी, एक फिजिकल और वर्बल ऑल्टरकेशन हो रहा था। अब जिसपे पेपर स्प्रे डाला गया है, जो रिस्पोंडेंट है वो सिक्योरिटी गार्ड है एंड वो सिक्योरिटी पर्सोनल के साथ दो जने अटेम्प्ट करते हैं इंटरफेयर करने के लिए इस लड़ाई झगड़े के मामले में। एंड इस क्वेरल के टाइम पे जो पेटिशनर है वो रिस्पोंडेंट के ऊपर एज अ प्राइवेट डिफेंस पेपर स्प्रे इस्तेमाल करता है। ठीक, क्राइम वाज रजिस्टर्ड अगेंस्ट द पेटिशनर आफ्टर द फोर स्टेटेड इंसिडेंट। इसके बाद रजिस्टर होता है क्राइम पेटिशनर के अगेंस्ट, aggrieved by which they approached the court with the instant petition. काउंसिल फॉर द पेटिशनर ने ये कहा कि जो पेटिशनर्स थे ये फोर्स हो गए थे पेपर स्प्रे यूज करने के लिए अपने डिफेंस में। उन्होंने कहा मेरी मजबूरी थी, मेरे लिए जरूरी हो गया था पेपर स्प्रे का इस्तेमाल करना, एंड आप इसको गलत नहीं कह सकते हो क्योंकि सेम इज प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 100 ऑफ द आईपीसी। अब सेक्शन 100 ऑफ द आईपीसी में क्या है कि अगर आपकी जान को खतरा है तो आप अगले की जान को ले सकते हो। ठीक है, आप अपनी जान को बचाने के लिए कुछ भी एक्शन इंस्टेंट ले सकते हो। बट क्वेश्चन तो यहाँ पे कोर्ट के सामने यही है ना कि क्या सच में वाकई में इमिनेंट थ्रेट था लाइफ को? दिस इज द क्वेश्चन। तो पेटिशनर का तो कहना है कि सेक्शन 100 में हम प्रोटेक्टेड है, हमने जो एक्ट किया उसके लिए हम प्रोटेक्टेड है, हम ये काम कर सकते थे। एंड उसका ये कहना है कि इट इज नॉट अ डेंजरस वेपन, ये कोई डेंजरस वेपन नहीं है जिसके लिए आप हमें गलत ठहराएं। बट it was stated on account of interference by the respondent, second petitioner was injured. It was argued कि respondent registered the impugned crime after the petitioner had already. अब इनका कहना यही है कि भाई हमें नुकसान हुआ था, ठीक है, हमने इतने सारे केसेस सेक्शंस लगा रखे हैं, हम इंजर्ड थे। अब क्योंकि हम इंजर्ड थे हमने कंप्लेंट रजिस्टर करी थी ऑलरेडी इनके अगेंस्ट, रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट, तो इन्होंने जानबूझ के हमारे अगेंस्ट क्या करा है, केस को फाइल कर दिया है। क्राइम जो पेटिशनर ने रजिस्टर करा था वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, अभी उसमें कोई फाइनल नहीं हुआ था, कुछ भी जजमेंट फाइनल नहीं हुआ था, वो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन में था। तो इट वाज स्टेटेड, ये कहा गया कि अगर कंप्लेंट आपका मेलाफाइड पे रजिस्टर होता है तो फिर इन दैट केस उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं करी जाएगी। अगर आपका कंप्लेन ऐसा है जिसमें इंटेंशन गलत है, मेलाफाइड इंटेंशन इन्वॉल्व है, तो इन दैट केस उसमें इन्वेस्टिगेशन हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। रिस्पोंडेंट्स ने कहा कि इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में राइट टू प्राइवेट डिफेंस का बहुत बड़ा मिसयूज किया गया है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस होता है जब एक्चुअल में आपकी लाइफ खतरे में होती है, लेकिन यहाँ पर दो पार्टी अलग लड़ रही थी, हम तो थर्ड पार्टी थे जो कहीं इंटरफेयर करने गए थे, मामला सुलझाने के लिए गए थे, और उल्टा हमारे ऊपर ही राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर लिया गया। ठीक है, मिसयूज इसलिए किया गया है क्योंकि कोई भी थ्रेट या डेंजर लाइफ ऑफ द पेटिशनर को नहीं था, एंड पेपर स्प्रे को यूज किया ही गया था जानबूझ के रिस्पोंडेंट को इंजरी पहुंचाने के लिए। काउंसिल ने कहा कि जो पेपर स्प्रे है ये एक डेंजरस वेपन है जो कि आपका 324 के इंग्रेडिएंट्स में आता है। ठीक है, 324 के इंग्रेडिएंट्स में डेंजरस वेपन जिसकी हम बात करते हैं उसकी कैटेगरी में ये कवर होता है। नाउ अब हम बात करते हैं कोर्ट की कि कोर्ट का इंटरप्रिटेशन क्या था इस केस में। तो फैक्ट्स और कंटेंशंस को समझने के बाद कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन आया कि वो अपनी 482 की पावर को यूज कर सकते हैं कि नहीं। आपको पता होगा 482 सेक्शन सीआरपीसी का जो है वो इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट की बात करता है, जिसमें कोर्ट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करती है, एंड इट इज ऑल्सो यूज, उस पावर को एक्सरसाइज करते हुए उसमें एफआईआर वगैरह भी क्वैश करी जाती हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन कोर्ट के सामने ये था, सबसे पहले कोर्ट को ये समझना था कि क्या वो अपनी सेक्शन 482 सीआरपीसी की पावर का इस्तेमाल करके जो क्राइम जो रजिस्टर हुआ है उसको क्वैश कर सकते हैं जो रिस्पोंडेंट्स ने इसमें रजिस्टर करा है। नॉटविथस्टैंडिंग द फैक्ट, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि काउंटर केस फाइल पिटिशनर ने किया कर रखा है ऑलरेडी जिसपे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो यहाँ पे कौन से कंप्लेन को क्वैश करने की बात हो रही है? तो यहाँ पे वो कंप्लेन को क्वैश करने की बात हो रही है जो रिस्पोंडेंट ने किया है रिलेटेड टू पेपर स्प्रे के इस्तेमाल को लेके, कि जो पेपर स्प्रे यूज करा गया उसके अगेंस्ट जो क्राइम रजिस्टर हुआ था क्या वो उसको क्वैश कर सकते हैं। कोर्ट ने ये नोट करा कि जो सेक्शन 324 है आईपीसी का, विच इज टॉकिंग अबाउट द डेंजरस वेपन्स, वो डायरेक्ट करता है
whoever voluntarily causes hurt by means of any instrument for shooting, stabbing or any instrument of weapon which is likely to cause death would be committing the offense. 324 क्या कह रहा है कि अगर कोई पर्सन जानबूझ के वॉलेंटरली अपनी मर्जी से किसी को कोई नुकसान पहुंचाता है किसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके शूट करने के लिए या फिर किसी को स्टैब करने के लिए या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ वेपन यूज किया जाता है जिससे उसकी डेथ हो सकती है, तो दैट वुड बी कवर्ड अंडर द ऑफेंस। ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा, उस पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है, ये 324 आईपीसी कहता है। कोर्ट फर्दर पॉइंट आउट करती है कि नो डाउट पेपर स्प्रे एक डेंजरस वेपन है, हाउएवर देयर इज नो डिटर्मिनेशन बाय द लॉ बीइंग लेड डाउन इन इंडिया विद रिगार्ड टू यूसेज ऑफ पेपर स्प्रे। हालांकि अभी इंडिया में कोई ऐसा कानून नहीं है जिसने पेपर स्प्रे को डेंजरस वेपन कहा हो, लेकिन पेपर स्प्रे को समझते हुए वो जैसा इंग्रेडिएंट है इस्तेमाल किया जाता है वो डेफिनेटली एक पर्सन के लिए बहुत डेंजरस है एंड उसके लिए उसकी जान भी ले सकता है। सो फॉर दैट से कोर्ट कह रही है कि भले इसको किसी भी लॉ ने डेंजरस वेपन डिक्लेयर नहीं करा है, लेकिन हम इसको मानते हैं कि ये डेंजरस वेपन की कैटेगरी में आता है। साथ ही साथ कोर्ट ने यहाँ पे कोई इंडियन केस को रेफर नहीं करा था, कोर्ट ने यहाँ पे यूएस कोर्ट डिसीजन को रेफर करा। द केस वाज पीपल वर्सेस सैंडल, जिसमें कहा गया था कि जो नॉक्शियस केमिकल स्प्रेज होते हैं लाइक पेपर स्प्रेज ये डेंजरस वेपन होते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने यहाँ पे फॉरेन जजमेंट को रेफर करा है जिसमें कहा गया था कि जो नॉक्शियस केमिकल स्प्रेज होते हैं विद एग्जांपल इट वाज गिवन कि पेपर स्प्रे ये डेंजरस वेपन्स की कैटेगरी में आता है एंड देयरफॉर कोर्ट इसको कंसिडर करती है यहाँ पर एंड कोर्ट कहती है कि सिंस इंडिया में कोई लॉ नहीं है जिसने इसको डेंजरस वेपन की कैटेगरी में रखा हो, बट एब्सोल्युटली हम इस केस को रेफर करते हुए समझते हुए ये कह सकते हैं कि अनडाउटेडली एक डेंजरस वेपन है। और अगर हम बात करें प्राइवेट डिफेंस की, तो कोर्ट ने कहा कि जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है एज इट वाज प्रोजेक्टेड बाय द पेटिशनर टू डिफेंड देयर एक्शन इज अ मैटर ऑफ एविडेंस। अब ये जो कह रहे हैं कि हाँ इनकी जान सच में वाकई में खतरे में थी जिसकी वजह से इन्होंने पेपर स्प्रे का इस्तेमाल एज अ प्राइवेट डिफेंस किया था, लेकिन हमको जो पूरी सिचुएशन देखने में आ रही है उसमें ऐसी सिचुएशन नहीं लग रही है कि देयर वाज इमिनेंट थ्रेट और डेंजर टू द लाइफ ऑफ द पेटिशनर, बट स्टिल अगर इसमें अगर बात होनी चाहिए तो इट इज अ मैटर ऑफ एविडेंस। ये एविडेंस का मैटर है, एविडेंस के बाद इस पे इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल ये सब होने के बाद ही क्लैरिफाई हो पाएगा कि एक्चुअल में उसकी लाइफ खतरे में थी या नहीं थी और जो उसने इस्तेमाल करा पेपर स्प्रे का वो सही था या फिर गलत था। एंड इसी असेसमेंट पर बेस्ड होके एंड सेवरल प्रेसिडेंट जो सुप्रीम कोर्ट के थे उसको भी कंसिडर करा था प्राइवेट डिफेंस को लेके, कोर्ट ने कहा जो ये केस है इसको इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है एंड अगर कोई भी इंटरफेरेंस इस स्टेज पे किया जाता है तो फिर इन दैट केस इट विल रन अफाउल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन कप्तान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो कप्तान सिंह के केस को अगेन यहाँ पे रेफर करा जा रहा है कि इस केस में जो किया गया था वही अगर इंटरफेरेंस इस पर्टिकुलर केस में अगर किया गया तो जो कप्तान सिंह के केस में हुआ था वही चीज यहाँ पर लागू करी जाएगी एंड देयरफॉर कोर्ट ने इस पेटिशन को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि कोर्ट फिर यहाँ पर ऑलरेडी देख रही है कि पेटिशनर के द्वारा जो केस फाइल किया गया था उसको कोर्ट ने समझा एंड कोर्ट ने देयरफॉर कहा कि उसमें ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे चल रही है। ठीक है, तो इसीलिए कहा कि जो इंस्टेंट केस है इसमें इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट है एंड इस पेटिशन को साफ साफ कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने कहा हमारी तरफ से हम कोई रेमेडी इसमें प्रोवाइड नहीं कर सकते, इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी और उसके बाद देखा जाएगा क्या हो सकता है। सो ये था आपका केस कर्नाटका हाई कोर्ट का। अब ऑब्वियस सी बात है कि हाई कोर्ट के जो सारे जजमेंट्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं आपके लिए, लेकिन कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको समझने के लिए लीगल अपडेट्स में इंपॉर्टेंट है। जैसे क्लैट पीजी 2025 का पेपर जिसमें रीसेंट केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हाई कोर्ट के जजमेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन यही इसी तरीके के जिसमें कुछ नया इंटरप्रिटेशन कोर्ट्स देती है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कब आपके काम आ जाए यू नेवर नो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इसी पॉइंट पर कभी सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रही है, तो इस केस को भी कहीं ना कहीं याद रखा जाए जिसमें आपके क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं पैसेज वाले उसमें आपके लिए जजमेंट डेफिनेटली हेल्पफुल हो सकता है। तो अपनी लीगल नॉलेज को बढ़ाने के लिए, लीगल अपडेट्स को बढ़ाने के लिए ऐसे केसेस भी पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। जरूरी नहीं है कि हर चीज को आप एकदम याद करें और एकदम बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आपको पता रहे कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अपनी नॉलेज को इनहांस करने के लिए, क्योंकि ये भी एक फैक्चुअल चीज है जिसमें आप प्राइवेट डिफेंस पढ़ते ही पढ़ते हैं, जब आप आईपीसी पढ़ेंगे तो प्राइवेट डिफेंस पढ़ेंगे,
आप सारे उससे रिलेटेड प्रोविजंस पढ़ेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रैक्टिकल अप्रोच जानना जरूरी है कि किस तरीके से डेवलपमेंट होता है। पहले के टाइम पे क्या प्राइवेट डिफेंस मान रहे थे, आज की डेट में किस चीज को कंसिडर किया जा रहा है, प्राइवेट डिफेंस इसको नहीं किया जा रहा है, ये आपकी नॉलेज को इनहांस करेगा। देयरफॉर डेफिनेटली इस तरह के वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। पहले भी हम लोग क्लैट पीजी 2024 के लिए काफी इस तरह के वीडियोस लेके आते थे, एंड अब फिर क्लैट पीजी 25 के लिए को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए इसी तरह की और लीगल अपडेट्स लेके आती रहूंगी। तो मेक श्योर कि आप एंड तक जरूर देखा करें वीडियो, एंड सारे वीडियोस को फॉलो जरूर करें। बिफोर मूविंग फर्दर मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं क्लैट पीजी 2025 की, आपके लिए सेल्फ स्टडी इनफ है अपनी प्रिपरेशन के लिए, लेकिन मॉक टेस्ट सीरीज तो लेनी पड़ेगी ना, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। तो अगर आप ऑल इंडिया क्लैट पीजी 2025 की मॉक टेस्ट सीरीज में इंटरेस्टेड है तो आप परचेज कर सकते हैं पैक ऑफ 25, जिसमें आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे एंड डिटेल टेस्ट एनालिसिस मिलेगा हर एक टेस्ट का, जो कि अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ 2249 में। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको 25 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। तो बिल्कुल भी देरी मत करो क्योंकि लिमिटेड पीरियड ऑफर है, एंड ये कोड जो है MSing10 इसको यूज करना मत भूलना, क्योंकि इसको यूज करने के बाद आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। लॉ एलिवेट हमारा नया बैच चल रहा है जिसमें कि आप एनरोल कर सकते हैं। अगर एनरोल करना चाहते हैं तो फटाफट से एनरोल कर लीजिए इस कोड को यूज करके। यदि कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस हम इस पे कवर कर रहे हैं, 250 प्लस लाइव क्लासेस होंगी, 15 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड करे जाएंगे, एंड फर्दर डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लैट पीजी प्लस प्रोग्राम में किसी में भी आप एनरोल करोगे तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, इन क्लास पीडीएफ हम प्रोवाइड करते हैं, डेली केस एनालिसिस होता है एंड डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मैं स्पेशल फ्री लाइव क्लासेस भी लेती हूँ। अगर आप उनको अटेंड करने में इंटरेस्टेड हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके चेक कर सकते हैं। ये क्लासेस मैं सुबह 11:30 बजे लेती हूँ, वेडनेसडे टू सैटरडे। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली एक बार चेक करिएगा। आप लाइव भी देख सकते हैं और आप रिकॉर्डेड सेशंस भी देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारे वीडियोस की और अपकमिंग सेशंस की, तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर ज्वाइन नहीं किया तो आपको कोई भी अपडेट नहीं मिल पाएगी। तो QR कोड को स्कैन करो, ज्वाइन करो, सारी अपडेट्स रिगार्डिंग रिकॉर्डेड सेशंस, लाइव सेशंस आपको इस पे मिलती रहेंगी। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, लाइक जरूर करना, शेयर करना मत भूलना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।